नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, कल हमने धान की फसल में लगने वाला कीट जो होता है उसके बारे में बात की थी। आज धान की ही फसल का जो दूसरा कीट रहेगा वो हमारा रहेगा ब्राउन प्लांट हापर। ब्राउन प्लांट हापर BPH जिसको बोलते हैं। तो ब्राउन प्लांट हापर एक ऐसा कीट होता है जिसको जो है फसल लास्ट में लगता है। फसल कटने के टाइम होती है, आधे से ज़्यादा 70% फसल कट जाती है, कटने वाली होती है, उस स्टेज में ये कीट लगता है। तो ये ब्राउन प्लांट हापर जिसको कि बोलते हैं BP और H। तो इस प्रकार से ये हमारा कीट होता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दे जाता है। हमारी फसल तैयार होती है, खड़ी होती है, खड़ी फसल में ये लग जाता है। फसल कटने की स्टेज में पहुंचती है तैसे ये कीड़ा हमारी फसलों में अटैक कर देता है। तो नीचे से जैसे बहुत ज़्यादा पौधा कमज़ोर हो जाता है और उसके बाद नीचे से ये पूरा का पूरा पौधा गिर जाता है, जिससे जैसे दाना हमारा मिट्टी के संपर्क में आता है तुरंत वो डैमेज हो जाता है। डैमेज हुआ या उसको कई सारे फंगस अटैक कर जाते हैं। तो इसलिए ये क्या है इसकी लाइफ साइकिल, इन सभी के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। उसके बाद आता है, हम जानते हैं इसकी लाइफ साइकिल में क्या है इसका सिस्टम। तो लाइफ साइकिल में जैसे हमने देखा कि साइंटिफिक नेम इसका आता है नीला परमाटा लूजेंस। नीला परमाटा लूजेंस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद इसका आर्डर आता है, आर्डर हेमिप्टेरा है। उसके बाद इसकी जो फैमिली आती है, फैमिली डेल्फीसिडी है। डेल्फीसिडी फैमिली से बिलोंग करने वाला ये कीट होता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि उसके बाद स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन किस किस जगह पे ये कीड़ा पाया जाता है और हमारी फसल को लास्ट में जाके जब पकती है उस टाइम में ये नुकसान कर जाता है। तो देखते हैं, ऑल ओवर कंट्री वेयर राइस ग्रोइंग एरिया, मतलब ये पूरे देश में पाया जाता है जहाँ पे भी धान की खेती होती है। तो इस प्रकार से ये कीट हर जगह पाया जाता है जहाँ जहाँ पे धान की खेती होती है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कि अपीयरेंस क्या है इसका। अपीयरेंस मीन्स होता है कि ये कीड़ा दिखने में कैसा होता है। तो उसमें 30 मिलीमीटर फीमेल की लंबाई होती है और 25 मिलीमीटर मेल की लंबाई होती है। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई होती है। उसके बाद आता है होस्ट प्लांट क्या है, कौन कौन से पौधे खा सकता है जिससे इसके भोजन की पूर्ति हो सके। तो उसमें दो ही कीट आते हैं, सिर्फ राइस को ये खा सकता है और व्हीट को खा सकता है। मतलब कि इसके होस्ट प्लांट गेहूं और धान हैं, दो ही में ये अटैक करता है। उसके बाद आता है डैमेजिंग स्टेज। डैमेजिंग स्टेज की जैसे हम बात करते हैं तो डैमेजिंग स्टेज वो होती है क्योंकि कीट में 3 से 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो जिन जिन अवस्था पे वो कीट को नुकसान, भाई अंडा तो हमारे फसल को नुकसान करता नहीं है ना, तो इसलिए जो अवस्था उसकी स्टेज नुकसान कर जाती है हमारी फसल को, वो कौन सी अवस्था होती है, तो वो अवस्था होती है निम्फ और एडल्ट। दोनों ही पौधे को नुकसान करते हैं। और कैसे करते हैं जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोनों रस चूसने का कार्य करते हैं जिससे पत्ती पीली पड़ जाती है, बाद में झुलसने जैसे दिखने लगती है। ये पौधे से रस चूस लेते हैं, इसलिए जहाँ से ये रस को चूसते हैं वहीं से पौधा लूज हो जाता है और गिर जाता है, एक दूसरे के सहारे हो जाता है। और पूरा पूरा खेत बहुत ही कम समय में, कम ही दिनों के अंदर वो पूरा का पूरा नीचे ज़मीन से टच कर जाता है या गिर जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ जैसी दिखती है वहीं पे उसको झुलसने जैसी लग जाती, किसी ने उसको आग दिखा दी जैसा लगता है, झुलस जाती है पत्ती। उसके बाद जहाँ से रस चूसते हैं वहाँ पर लार छोड़ते हैं जो टॉक्सिक का कार्य करती है, जिससे पत्ती सूखने लगती है। इस लक्षण को हाइपर बर्न कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं
कि जहाँ जहाँ से ये रस चूसते हैं वहाँ पे अपनी सलाइवा को रिलीज करते हैं, लार को छोड़ देते हैं। उसी लार में जहर होता है और जहर क्या करता है कि पत्ती को सूखने का कार्य कर देता है, पत्ती को सुखा देता है। जहर इतना विषैला होता है और जहाँ से पत्ती सूख जाती है वहीं पे हाइपर बर्न बन जाता है, मतलब बर्न मीन्स जला जैसा वहीं से हो जाता है। और हॉप मीन्स होता है, हाइपर बर्न मीन्स होता है उछल उछल कूद कर चलने वाले कीड़े होते हैं, ये रेंगने वाले कीड़े नहीं होते हैं। तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जान लेते हैं, क्या है लाइफ साइकिल इसकी। एक डायग्राम के माध्यम से लाइफ साइकिल को जानते हैं। तो इसमें जो है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करने वाला कीट होता है, और ये जो कीट होता है इस कीट में 200 से 250 अंडे एक कीट एक बार में देती है। तो 200 से 250 अंडे 200 से 250 अंडे एक बार में देती है, जो 5 से 8 दिन के बाद निम्फ बन जाता है, और निम्फ 12 से 13 दिन के बाद एडल्ट बन जाता है, और वही एडल्ट कुछ दिनों के बाद पुनः से 200 से 250 अंडे देता है। तो ये थी इसकी लाइफ साइकिल। हमने बता दिया आपको कि इसमें 200 से 250 अंडे एक कीट देने की क्षमता होती है, और वही जाके ये निम्फ बनते हैं, और वही निम्फ एडल्ट बनते हैं, और वही एडल्ट पुनः अंडे दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि निम्फ और एडल्ट, इग, निम्फ और एडल्ट 3 स्टेज होती हैं। इसमें क्या होता है कि मादा जो होती, फीमेल जो होती है, अपने ओविपोजिटर मीन्स पिछले वाले भाग से ओविपोजिटर के माध्यम से मध्य सिरा एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं, एपिडर्मिस को खुरच कर, मध्य सिरा एपिडर्मिस को खुरच कर सेल वाल में ये अंडे देते हैं। तो ये इस प्रकार से ये अपना सेल वाल में कतार में अंडे देती है। जो पत्ती होती है, पत्ती में जो बीच में धारी पड़ी होती है उसको बोलते हैं मिड्रिब बोलते हैं। उसी में जो कतार होती है सफ़ेद वाली वाइट कलर में, उसी को ये खुरच देता है और उसी में अंडे देता है, और कतार में अंडे रखती है। अंडे 10 से 30 लाइन में रखे जाते हैं। इतने माइनर अंडे होते हैं कि इसको खुरच करके वो अंडे 30 से 10 लाइनों में दिए जाते हैं, और संपूर्ण जीवन में यह 200 से 250 अंडे रखती है। तो 200 से 250 अंडे रखती है अपनी लाइफ में। तो उसमें क्या होता है कि वही अंडे कितने दिन बाद से जो है वो निम्फ बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। तो इनक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें अंडे से निम्फ बनने का जो टाइम लगता है वो लगता है 5 से 10 दिन का। तो बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि BPH का इनक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो आप बता सकते हो 5 से 20 दिन का वो पीरियड होता है। तो इस प्रकार से अंडा फूटने के बाद निम्फ निकलता है, जो 5 दिन बाद त्वचा निर्मोचन के बाद पौध बनता है। मतलब कि 5 दिन के बाद त्वचा निर्मोचन होती है, और त्वचा निर्मोचन में ही वो पौध बन जाता है। त्वचा निर्मोचन में आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, जैसे वो त्वचा निर्मोचन करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, खाने की, चलने की और नुकसान पहुंचाने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, और उसके शरीर में डेवलपमेंट्स हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं त्वचा निर्मोचन। उसके बाद आता है पौध बनता है, जो हल्के भूरे रंग का होता है। जो इसका एडल्ट बन जाता है वो जो है हल्का जो है भूरा रंग लिए हुए होता है। ताप तथा आर्द्रता का होना इसके लिए अनुकूल होता है तथा लाभदायक भी है। ताप और आर्द्रता का होना इसके लिए अनुकूल है, मतलब ये अच्छा ग्रोथ कर जाता है उसी टाइम में। तो इसीलिए इसके लिए वो कंडीशन पाई जाती, क्योंकि ये ज़मीन में भी इनका टेम्परेचर ठीक रहता है, क्योंकि नमी बनी रहती है और तापमान भी नॉर्मल हो जाता है। उस टाइम ये अपने को सर्वाइव कर लेते हैं और हमारी फसलों को नुकसान कर जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बता दें, एक पॉइंट आता है ETL लेवल। ETL लेवल वो लेवल होता है कि जिसमें क्या होता है, हर
कीट का एक ईटीएल लेवल होता है। इसमें वो स्टेज होती है कि जैसे पौधे में कितने कीड़े एक पौधे में या एक उस पौधे के कई ब्रांचेज में पाए जाते हैं, जिससे पता लग जाए कि हमारा ये नुकसान करने लायक हो गए हैं, तो उसको बोलते हैं ईटीएल लेवल। एक बार फिर से, ईटीएल लेवल उसे कहते हैं जिन पौधे में एक पौधे में या एक पौधे के कई ब्रांचों में जो कीट की संख्या होती है उसी को बोलते हैं ईटीएल लेवल। उसी संख्या से हम पता लगा लेते हैं कि ये हमारी फसल को नुकसान करने लायक की अवस्था में पहुंच गए हैं। तो जो बीपीएच का ईटीएल लेवल रहेगा वो 5 से 10 रहेगा। और हिल वो होता है कि धान की फसल में एक पौधा लगाने से कम 20+ ब्रांचेज निकलती हैं, 15+ निकलती हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं कि हिल, मतलब कई पौधे लगे हों जिस स्थान पे, उसे बोलते हैं हिल। ओनली यूज फॉर पैडी क्रॉप, मतलब कि ये पौधे जो है सिर्फ धान की फसल में ये देखा गया है। उसके बाद आता है इसका कंट्रोल मैनेजमेंट क्या होता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी इसका होता है। इसमें लाइकोसा स्यूडोनुलाटा होती है जो एक प्रकार की मकड़ी है, उसी का ये वैज्ञानिक नाम है। इस मकड़ी में जो यह एक प्रकार की स्पाइडर होती है, स्पाइडर जो होती है मकड़ी होती है, तो एक प्रकार की मकड़ी है जो धान के खेत में पाई जाती है। इसके होने से 25 से 50 कीड़े या टिड्डा को प्रतिदिन खा जाती है। कौन ये खाती है? लाइकोसा स्यूडोनुलाटा, जो एक प्रकार की मकड़ी होती है। तो इस प्रकार से 25 से 50 कीट को ये प्रतिदिन खा जाती है। इसी के होने से दवा का इस्तेमाल कम किया जाता है और धीरे धीरे हमारी फसल को बचा लिया जाता है। धान में कम होता है। इसे वॉल स्पाइडर भी कहते हैं। इसे एक समझ लो दीवार जैसे काम ये करती, इसे वॉल स्पाइडर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जितना कीट होता है, ये लाइकोसा स्यूडोनुलाटा अगर हमारे खेत में होती, देखते हम लोग खेत में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा कीट आ जाता है, बहुत सारा कीट होता है। तो वहाँ पे हम क्या देखते कि पत्तियों में एक दूसरे पौधे से तीसरा पौधा जुड़ा होती है पत्ती। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनको एक उसके क्या बोलते हैं, मकड़ी निकालती जाले से एक दूसरे की पत्ती ऐसे ऐसे बंधी होती हैं। तो इन बंधी पत्ती से पता चलता है कि यहाँ पे मकड़ी का अटैक हुआ। और हमने क्या किया, देखा कि बहुत जाला है भाई, मकड़ी हमारी फसल को नुकसान कर रही है। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो वहाँ पे गलत ना सोचे आप, कीटनाशी का यूज मत करें, क्योंकि वो जो तुम्हारा शत्रु है, प्राकृतिक शत्रु है कीट के लिए, वो खुद ही वो 25 से 50 तक एक दिन में खाती है। एक मकड़ी जाने लाखों करोड़ों मकड़ियाँ हमारे खेत में होती हैं। और जैसे हम कीटनाशी का यूज करते हैं तो यही मकड़ी को हम मार देते हैं, क्योंकि ये हमारा फायदा ही कर रही थी। इसलिए वहाँ पे इसके होने से ही धान में कीटनाशी का यूज कम किया जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कीटनाशी इसी से कीट मर जाता है। तो इस प्रकार से इसका होता है। उसके बाद आता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में मोनोक्रोटोफास का आप यूज करिए, इंडोसल्फान का आप यूज करिए, इमेडाक्लोप्राइड का यूज करिए। तो इस प्रकार से ये कीटनाशी और अन्य सारे मार्केट में भी उपलब्ध हैं बीपीएच कंट्रोल के लिए। तो उसमें क्या होता है, इनको डालने से आप उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक इसमें थोड़ा सा पॉइंट आया, मैं बता दूं आपको, इमेडाक्लोप्रिड ये नोबल इंसेक्टिसाइड होती है। नोबल इंसेक्टिसाइड का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इंसेक्टिसाइड बहुत सारी आती हैं जो हमारे फसल को तो फायदा कर जाती हैं, पर वो कहीं ना कहीं हमें और हमारे वायुमंडल को बहुत सारा नुकसान करती हैं। तो जो नोबल इंसेक्टिसाइड होती है वो कीट को तो मारने की क्षमता रखती है, पर वायुमंडल को भी सुरक्षित रखने में सहायक होती है। और वायुमंडल में एक बार जिसका स्प्रे हो गया, बहुत सारी कीटनाशी ऐसी हैं जिसका स्प्रे कर देते हैं तो वो पुनः नहीं खत्म होती, बहुत दिनों तक वायुमंडल में बनी रहती है। तो इस प्रकार से हमने देखा बीपीएच की पूरी लाइफ साइकिल कंट्रोल कंप्लीट हो जाती है। और हम देखते हैं
कि आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आपका, ज़रूर एक बार लाइक शेयर कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।